नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का मान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, बढ़ती हुई महंगाई से और जो भी ऐसी समस्याएं जैसे पेट्रोल की समस्या, अगर उनसे कोई तकलीफ नहीं हो तो आप किसी भी तरह का चैनल देख सकते हैं जिसमें फालतू की बहस हो। आपके ज्ञान का भंडार खोलने के बजाय वो बंद करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसलिए आप कोई सा भी चैनल देख सकते हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद 98 वर्ष की आयु में मंगलवार को उनका निधन हो गया। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद पिछले बुधवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह 1 महीने में दूसरी बार अस्पताल में भर्ती हुए थे। दिलीप कुमार के निधन से फिल्म जगत समेत देश भर में शोक की लहर है। मुंबई के खार हिंदुजा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। दिलीप कुमार को सबसे पहले 6 जून को अस्पताल लाया गया था और वह ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार दिलीप कुमार के स्वास्थ्य का जायजा लेने के लिए हिंदुजा अस्पताल पहुंचे थे। अभिनेता के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से किए गए पोस्ट में कहा गया था कि व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किए जा रहे संदेशों पर विश्वास मत करें, साहब स्थिर हैं। आपकी दुआओं और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। डॉक्टर के अनुसार वह 2 से 3 दिनों में घर आ जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बुधवार को शाम 6 बजे फेरबदल किया जाएगा। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की नई कैबिनेट भारत के इतिहास में सबसे युवा कैबिनेट होगी। सूत्रों ने बताया कि औसतन आयु अभी तक सबसे कम होगी और शैक्षणिक योग्यता सबसे ज्यादा। इनमें पीएचडी, एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल शामिल होंगे। इसमें प्रत्येक राज्य और राज्य के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ओबीसी को खास प्रतिनिधित्व दिए जाने की संभावना है। नए मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी। प्रशासनिक अनुभव रखने वालों को मौका दिया जा रहा है। नए मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, पशुपति पारस, नारायण राणे और वरुण गांधी समेत कुछ और नामों की चर्चा है। आईसीएमआर के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज से मौत का खतरा 95% कम हो जाता है और एक डोज से 82% तक मौत का खतरा घट जाता है। तमिलनाडु में पुलिसकर्मियों पर की गई एक स्टडी के आधार पर यह दावा किया गया है। यह स्टडी साल 1 फरवरी से 14 मई तक तमिलनाडु के पुलिसकर्मियों पर की गई थी। तमिलनाडु में 67,673 पुलिसकर्मियों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली, जबकि 32,792 ने सिर्फ एक डोज ली। इसके अलावा 17,059 पुलिसकर्मी ऐसे थे जिन्हें एक भी डोज नहीं लगी थी। इनमें से 31 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 4 लोग ऐसे थे जिन्हें दोनों डोज लगी थी, 7 लोगों को एक डोज लगी थी और 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। स्टडी में पाया गया है कि वैक्सीनेटेड लोगों को अस्पताल जाने की नौबत 77% तक कम हो जाती है। ऑक्सीजन की जरूरत 95% कम हो जाती है। आईसीयू की जरूरत 94% तक कम हो जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में ढील के बाद देश के कुछ पर्यटन स्थलों और बाजारों में हो रही भीड़ का मुद्दा मंगलवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगर लोग कोरोना को लेकर नहीं संभले तो फिर सभी को दिक्कत होगी। मंत्रालय ने उमड़ रही भीड़ की तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई। मंत्रालय ने बाजार और टूरिस्ट पैलेस में जुट रही भीड़ की तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि जिस तरह लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए ट्रैवल कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि वह सोच रहे हैं कि वायरस खत्म हो गया। लेकिन कोरोना वायरस अभी भी हमारे बीच है। अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखा गया तो ये फिर फैलेगा। अब तक कोविड मैनेजमेंट का जो फायदा हुआ है वो फिर खत्म हो जाएगा और फिर से बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। स्टैन स्वामी की हिरासत में मौत होने के बाद एक दिन बाद कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला सहित वरिष्ठ विपक्षी नेताओं ने भीमा कोरेगांव मामलों में जेल में बंद कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को खत लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि हम भारत के राष्ट्रपति के रूप में आपके तत्काल हस्तक्षेप के लिए आग्रह करते हैं कि आप आपकी सरकार को निर्देश दें कि इन लोगों के खिलाफ झूठे मामले थोपने,
जेल में उनकी निरंतर नज़रबंदी और अमानवीय व्यवहार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अब ये जरूरी हो गया है कि भीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद सभी और राजनीतिक रूप से प्रेरित मामलों के तहत अन्य बंदियों जिन पर गलत तरीके से यूएपीए और देशद्रोह जैसे कानून के तहत धाराएं लगाई गई है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब ये सुनवाई 13 जुलाई को होगी। 4 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ इनकम टैक्स की जांच जारी रहेगी। नेशनल हेराल्ड केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के टैक्स असेसमेंट को जारी रखने के लिए आयकर विभाग को मंजूरी दी थी। हालांकि कहा गया था कि मामले की अगली सुनवाई तक कोई आदेश पास नहीं किया जाएगा। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को इजाजत दे दी है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयकर विभाग कोई फैसला नहीं लेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस को जारी इनकम टैक्स के नोटिस के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इससे पहले कोर्ट नोटिस की वैधता जांचने के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के सामने सवाल यह है कि इनकम टैक्स का नोटिस वैध है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि जब मामले की अंतिम सुनवाई को तैयार है तो इनकम टैक्स का नोटिस जारी हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को होने वाली अपने कैबिनेट विस्तार से पहले एक नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया है। मोदी सरकार इस मंत्रालय के जरिए अपने सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करेगी। यह मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध करवाएगा। सरकार के सूत्रों के अनुसार इस ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना है। सरकार इस मंत्रालय के जरिए सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम करेगी। सूत्रों ने कहा कि अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा को भी पूरा करता है। मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए व्यापार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा। देश में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 9 महीने में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से नीचे पहुंच गया है। जून में जीएसटी कलेक्शन घटकर 92,849 करोड़ रुपए हो गया है, जो मई में 1.02 लाख करोड़ रुपए रहा था। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। इससे पहले सितंबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन 95,480 करोड़ रुपए रहा था। जून में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू को देखें तो इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा यानी सीजीएसटी के 16,424 करोड़ रुपए, राज्यों का हिस्सा यानी एसजीएसटी के 20,397 करोड़ रुपए के अलावा इंटीग्रेटेड यानी आईजीएसटी के 49,089 करोड़ रुपए समेत सेस के 6,949 करोड़ रुपए शामिल है। हालांकि सरकारी बयान के अनुसार जून में जीएसटी रेवेन्यू पिछले साल की समान अवधि से 2% ज़्यादा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।